हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। तो आज से हम एक नई चीज़ शुरू करते हैं। आपका चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो लोअर पीसीएस का होगा, अपर पीसीएस का होगा, आरओ का होगा, किसी भी चीज़ का आपका एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, तो आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन से गुजरना ही होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि हम अब केवल और केवल क्या करेंगे कि जितने भी पेपर हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को उठा के लाएंगे। ठीक है, जैसे ये 40 क्वेश्चन का एक सेट है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन का एक सेट है जो कि कब हुआ था, जो आपका 21 सितंबर को एक एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, वो उसी का सेट है ये। ठीक है, तो आपका जो री एग्ज़ाम हो रहा है लगभग सेम पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर भी। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, राज्य संबंधी जानकारियों वाले क्वेश्चन होंगे। और ये पहला भी वीडियो है। ठीक है, मैं लगातार कोशिश करूँगा, जैसे जैसे आपका सपोर्ट होगा उसी हिसाब से मैं देखूँगा कि मुझे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम जो भी एक क्वेश्चन करेंगे उसके आसपास के जितने भी फैक्ट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू में करेंगे, है ना। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है माना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो जो आंसर है वो तो है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक, लेकिन हम थोड़ा उसके आसपास की चीज़ों को और एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आपका ये 2-3 चीज़ों से ये काम करेगा। एक आपके रिवीजन से काम करेगा। ठीक है, अगर किसी को कोई फैक्ट नहीं पता है तो वो नोट कर लेगा। ठीक है, फिर क्या कर लेगा, जो लास्ट टाइम पे क्या होते हैं कि हमको क्वेश्चन से एनालाइज करके क्या करने पड़ते हैं, हमको बहुत सारे क्वेश्चन को करने होते हैं, तो वो भी आपका इसी सीरीज़ में हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है कम ले रहा है, कभी ये 40 मिनट का हो सकता है, कभी ये 50 मिनट का भी हो सकता है, कभी ये 1 घंटे का भी हो सकता है, कभी ये 30 मिनट का भी हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी ये 1.5 घंटे तक भी जा सकती है चीज़ें, है ना, जहाँ पर क्वेश्चन को समझाने की जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है वो वहाँ पर उतना समझाया जाएगा। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी आप यहाँ से गेन करके जाओगे ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये पहला क्वेश्चन था यूसीसी से संबंधित था। ठीक है, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड था। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके आर्टिकल 44 से ये में वर्णित है। ठीक है, कि समान नागरिक संहिता, है ना। अब समान नागरिक संहिता का जो रिवीजन करना है आपको, वो क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन है वो तो है कि निम्नलिखित समुदाय श्रेणियों में से कौन से उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिकता संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया था। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जो हमारे क्या थे, एसटी थे, शेड्यूल ट्राइब थी, जो हमारी अनुसूचित जनजाति थी, उसको इन सब चीज़ों से बाहर रखा गया था। इन सब चीज़ों से मतलब यूसीसी से बाहर रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका आस्पेक्ट। तो देखो 2022 में क्या हुई थी, एक 5 सदस्यीय समिति बनी थी। ठीक है, उस 5 सदस्यीय समिति की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, रंजना प्रकाश देसाई दी थी। ठीक है, और क्या हुआ था कि 27 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, यूसीसी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 27 जनवरी 2025 को, ठीक है, 27 जनवरी 2025 को हमने सबसे पहले क्या मनाया था, यूसीसी दिवस मनाया था। अब ये हर साल मनाया जाएगा। ठीक है, कब, 27 जनवरी को। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक थे वो क्या थे, एक लिव इन रिलेशन से संबंधित था, विवाह तलाक के कड़े नियम थे, जैसे मुस्लिम का जितना भी मुस्लिमों को जो तलाक देने का सिस्टम था, ठीक है, 3 तलाक हो गया, ठीक, तो उसको भी एक समान तरीके से क्या करना था, तलाक देना, मतलब सभी के लिए उसमें क्या थे, समान कानून बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, विवाह और तलाक के कड़े नियम भी बने थे। ठीक है, संपत्ति और उत्तराधिकार का भी यहाँ पर नियम बना था। जैसे क्या था, जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें महिला मतलब बेटी की भी सेम कितनी भागीदारी होगी, जितना किसकी होगी, बेटे का होगा उतना ही किसकी होगी, बेटे की भी होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब शेड्यूल ट्राइब में क्या होता है कि जो आर्टिकल 342 है हमारा, जो हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है 342, उसमें एक चीज़ बोली गई है कि पारंपरिक मान्यताओं को का संरक्षण प्राप्त है, किन्हें, शेड्यूल ट्राइब को। ठीक है, आर्टिकल 342 के तहत क्या है, पारंपरिक मान्यताओं का संरक्षण प्राप्त है, किसे, शेड्यूल ट्राइब को। ठीक, तो यहाँ से ये आर्टिकल भी क्या करता है, वहाँ पर समान नागरिकता संहिता को लागू करने से रोकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आपको क्या करना है, देखो जो यहाँ पर छूट गया है, माना किसी को यूसीसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पता होगा, तो वो क्या करना, कमेंट सेक्शन में यूसीसी लिखना, और जो यहाँ पर छूट गया है आप वहाँ पर एक बार लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग इसको ना इग्नोर करेंगे, जो ये लिखने वाली बात है, और कई लोग इसको शायद बहुत बाद में देख रहे होंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो आज देख रहा है इसको, ठीक है, आज जो देख रहा है वो तो एटलीस्ट वो तो कर लेना ये सारे काम, क्योंकि आप जितना लिखोगे, जितना आप ज्ञान बांटोगे, उतना ही आपका ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा, खुद से भी बढ़ता है, इस बात को याद रखना, है ना। अब इससे करंट अफेयर और जोड़ते हैं, क्या, गुजरात को। ठीक है, तो गुजरात जो हमारा क्या है, राज्य है, वो भी क्या कर रहा है, यूसीसी
यूसीसी पे काम कर रहा है, ठीक है, वो भी यूसीसी लागू करना चाहता है। तो उसकी भी जो अध्यक्ष हैं, उस समिति की भी जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन है, रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको यूसीसी के बारे में थोड़ा सा आपका रिवीजन हुआ होगा, थोड़ा आपको कुछ नया देखने को मिला होगा, समझ सीखने को मिला होगा, ठीक। तो ये हो गया यूसीसी। अब जो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस चीज़ से संबंधित है कि यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा पावर प्लांट्स है, जो हमारे विद्युत संयंत्र हैं, वो कौन कौन सी नदी पर है, ठीक। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको पता है कि चीला परियोजना किस पे, गंगा नदी पर है, और कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है ये, ठीक है। टनकपुर, जो टनकपुर पावर प्लांट्स हैं वो कौन सी नदी पर है, शारदा नदी पर है, चंपावत का है, और ये इंडिया और नेपाल की क्या है, बॉर्डर पर है, ठीक है, टनकपुर जो पावर प्लांट है, ठीक। फिर लोहारी नागपाला कहाँ पर है, भागीरथी पर है ये, और ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है लोहारी नागपाला, ठीक है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार जरा आप भी इसको क्रॉस चेक करना कि क्या ये जो पावर प्लांट है ये अब बंद हो गया है, और क्यों बंद हो गया है, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये पावर प्लांट जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। और जो जमरानी है, जो जमरानी पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, नैनीताल काठगोदाम में है, और गोला नदी पर है, ठीक है, वो कहाँ पर है, गोला नदी पर है। अब इसमें ना कुछ और भी क्या है, पावर प्लांट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे मनेरा भाली है, ठीक है, तो मनेरा भाली का जो फेज़ 1 है उसमें कौन सा पावर हाउस बनाया गया है, तो तिलोप पावर हाउस बनाया गया है। जो फेज़ 2 है उसमें क्या है, धारसू पावर स्टेशन बनाया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मनेरी भाली जो परियोजना है, पहली और दूसरी परियोजना है, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना अपना, कहाँ से, परीक्षा वाणी से पढ़ लेना, ठीक है, BS नेगी से पढ़ लेना, और जो भी आपके क्या है बुक है आप उससे भी देखने की कोशिश करना। इसको तो आप केवल रिवीजन पर्पज से ही इस सीरीज़ को देखना कि हम क्या कर रहे हैं, अपना रिवीजन देख रहे हैं, ठीक है। जो हमको नहीं आता हम उसको सीखेंगे, और जो हमको आता है, ठीक है, वो तो रिवीजन होगा। और जो माना अगर आपको और PhD करनी है किसी चीज़ में, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने तरफ से भी थोड़ा एफर्ट मारना इस चीज़ में, ठीक है। और जो मनेरी भाली परियोजना है वो भी कौन से राज्य में है, तो उत्तरकाशी राज्य में है, ठीक है। अब वैसे ही क्या है, लखवाड़ परियोजना है, लखवाड़ परियोजना कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है, कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। और जो व्यासी जल विद्युत परियोजना है वो भी कहाँ पर है, यमुना नदी पर है। तो लखवाड़ परियोजना हो गई, चाहे व्यासी जल विद्युत परियोजना हो गई, वो दोनों ही कहाँ पर है, यमुना नदी पर है, ठीक है। फिर किसाऊ जो बांध परियोजना है, पहली बात तो ये है कि एक राष्ट्रीय परियोजना है, ये राष्ट्रीय परियोजना है, ठीक है। और कहाँ पर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, ठीक है। और कौन सी नदी पर है, टोंस नदी पर है। 6 राज्यों को ये पानी देगी, 6 राज्यों में से क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो 5 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ये 3 राज्य। चौथा राज्य कौन है, यूपी है, और 5वां राज्य है राजस्थान है, ठीक है। और जो एक यूनियन टेरिटरी है वो क्या है, दिल्ली है। तो इनको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। तो जो ये क्या है, किसाऊ बांध परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है, टोंस नदी पर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, और ये क्या है, एक राष्ट्रीय परियोजना है। तो देखो अभी हमने 2 क्वेश्चन करें, और मुझे लगता है बड़े शानदार तरीके से हमने इनको देखा है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्या है कि किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 में पराजित किया था। तो देखो ये तो बहुत ही क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है। नजावत खान था, और ये किसका सिपाही था या सेनापति था, तो शाहजहाँ का सेनापति था। तो शाहजहाँ ने देखा कि क्या है, गढ़वाल में क्या है, एक महिला शासन कर रही है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के अपने जो कौन है, ये सेनापति हैं, नवाजत खान को कहाँ भेजा, यहाँ भेजा गढ़वाल में। किसको हराने के लिए, रानी कर्णावती को हराने के लिए। लेकिन क्या हो गया, रानी कर्णावती ने ही इनको हरा दिया था, ठीक है। नाक काटने वाली रानी भी इन्हें कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कब हुआ था ये, कब इन्होंने पराजित किया था, तो 1635 में करा था। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट्स को भी ऐसे याद करना है, ठीक है। अब जैसे और किसमें क्या है ऑप्शन है, जैसे मलिक काफूर है, तो मलिक काफूर तो आपको पता ही है कि ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। शाइस्ता खान कौन था, औरंगजेब का मामा था, तो ये भी उनका क्या था, एक सेनापति था, ठीक है। रिखोला लोधी हो गया, माधव सिंह भंडारी हो गया, और बनवारी दास हो गया, ठीक है। ये महपति शाह के क्या थे, ये प्रमुख क्या थे, सेनापति थे, ठीक है। माधव सिंह भंडारी हो गए, बनवारी दास हो गए, रिखोला लोधी हो गए, ठीक है। अब आपको ना थोड़ा सा और इनके डिटेल में, इनके बारे में पढ़ना, जैसे माधव सिंह भंडारी के बारे में, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। रिखोला लोधी मार्ग मुझे लगता है सतपुली में है ये, ठीक है, जो मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, जो मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा मुझे आप भी बताना, ठीक है, ये कहाँ पर है, ठीक। बाकी जो रानी कर्णावती है, रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी, महपति शाह की पत्नी थी, और इनका एक पुत्र था, वो कौन था, पृथ्वीपति शाह था। तो पृथ्वीपति शाह छोटे थे, इसलिए कौन शासन चला रही थी, तो रानी कर्णावती चला रही थी। इसी को क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन भी कहते हैं, ठीक है।
अब जब आप अपने क्या करते हैं, मध्यकाल पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऐसे कौन सा राजा है जिनको आप इस चीज़ से जानते हैं कि उनके टाइम पर भी क्या हुआ था, पेटीकोट शासन चला था। अकबर थे वो, ठीक है, वो कौन थे, अकबर थे। उन्होंने भी क्या करा था, पेटीकोट शासन चलाया था, ठीक है, उनके टाइम पर भी मतलब पेटीकोट शासन चला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्या है, तो उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो क्या हुआ है कि ऊंचाई के आधार पर क्या हुआ है, वनों का वर्गीकरण हुआ है, और कितने भागों में हुआ है, 8 भागों में हुआ है, ठीक है। किसी भी किताब से पढ़ लेना, परीक्षावाणी से पढ़ लेना, बीएस नेगी से पढ़ लेना, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन वो उत्तराखंड स्पेसिफिक में नहीं होगा जो एनसीईआरटी में होगा, ठीक है। तो जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है ना, उनकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 1800 से 2700 मीटर के आसपास होती है। तो जो ये पहला ऑप्शन था ये गलत था, ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर था इसका बी ऑप्शन सही था। तो जो यहाँ पर क्या था, 1900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन, ऐसा नहीं था, ये 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और मेन इसके जो वृक्ष होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, चीड़ होता है, देवदार होता है, स्प्रूस होता है, बर्च होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर बहुत वर्षा होती है, 125 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। इस वजह से ही इस भूमि में नमी होती है और जो पेड़ पौधे उगते हैं वो बड़ी ही डेंसिटी में उगते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इन वनों में रिंगाल प्रजाति की झाड़ियाँ भी पाई जाती है, ठीक है, हाँ ये भी सही है। एक रिंगाल क्या होता है, जैसे बांस होता है ना, वैसे ही मतलब इनके डंडे क्या होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, बांस के डंडे थोड़ा मोटे होते हैं, इनके डंडे क्या होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, झाड़ियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही। तो इसके जो सही ऑप्शन थे वो 2 3 4 सही ऑप्शन थे, इसका ये ऑप्शन गलत था। तो थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अभी मतलब जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तो थोड़ा इन वनों के प्रकारों के, सारे वनों के प्रकारों को देख लेना एक बार, कहाँ पर, अपने परीक्षावाणी में, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रीलिम्स 360 सीरीज शुरू करी थी, पर मैंने धीरे धीरे देखा कि लोगों के इंटरेस्ट उससे क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा था, तो मुझे वो बनाने में फिर मज़ा नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा, और आप थोड़ा कोशिश करना, थोड़ा शेयर करने की कोशिश करना। मैं देखूंगा अगर लोगों का इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे भी ये बहुत अच्छा तरीके से बनाने की कोशिश मैंने पहले ही करी है, ठीक। अब देखो जो 45वां क्वेश्चन है, अब देखो ना, थोड़ा सा आप क्या करना, आर्थिक सर्वेक्षण पे मैं पढ़ाऊंगा आपको आर्थिक सर्वेक्षण, डोंट वरी, ठीक है, इसी हफ्ते में आ जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण, पर बड़ा आएगा, लंबा आएगा, ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास आएगा, थोड़ा पेशेंटली देखना उसको। और ये क्वेश्चन भी वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2000 इससे पुराना जो आर्थिक सर्वेक्षण रहा होगा ना, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया। और ये क्या है, हिम तेंदुओं की जनसंख्या का जो जनगणना करी थी, ठीक, तो उससे रिलेटेड था। तो वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आंकलन कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1718 तेंदुए हैं। कौन से तेंदुए, हिम तेंदुए हैं, तेंदुए नहीं है बल्कि कौन है, हिम तेंदुए हैं, जिसमें से 124 कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये बिल्कुल, ये ऑप्शन क्या था, सही था, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की आबादी उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना, ठीक। अब देखो ना, इस क्वेश्चन से ही कुछ चीज़ें याद कर लो। एक तो जो ये हिम तेंदुआ जनसंख्या आंकलन आया था, ये जो रिपोर्ट आई थी वो कब का कार्यक्रम है भाई, 2024 का है। अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो शायद आपको यहीं पर फंसा ले वो, ठीक है, यहाँ पर 2023 लिख ले, 2022 लिख ले, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 2024 की क्या थी, जनगणना थी, ठीक है, किनकी, हिम तेंदुओं की। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि लद्दाख में 477 हिम तेंदुए पाए गए, ठीक है, कितने, 477, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे, लद्दाख में थे। उत्तराखंड में कितने, 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है, और जम्मू कश्मीर में 9 है। और थोड़ा सा नीचे के याद करना, ऊपर के 2 3 याद कर लो, नीचे के 1 2 याद कर लो, तो बचा क्या, एक अरुणाचल प्रदेश ही बचा, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, हिम तेंदुआ को जो IUCN रिपोर्ट है उसमें क्या है, हिम तेंदुओं की स्थिति, तो ये क्या है, वनरेबल है, ठीक है। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का। इसकी पहली अनुसूची में क्या है, इनको सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। अब आपसे एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है कि IUCN के बारे में जरा कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ आपको, लेकिन यही एक आदत है, जो बार बार रिविजन करने की आदत है ना, वही आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में सफलता दिलाती है, इस बात को आप याद रखना। वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम 1972 के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, मतलब ये मैं आपको अपने पर्सनल रिकमेंडेशन से बोल रहा हूँ कि ये पेपर ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक क्वेश्चन उठाए, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट निकले, जैसे IUCN के बारे में आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में आया, तो थोड़ा आपको ये अपने साइड से क्या करना है, और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्या हो गया होगा, ये याद हो गया होगा, हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन या ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि इनकी जनसंख्या अब कितनी है। अब देखो एक क्वेश्चन आया बजट से,
ठीक है, एक क्वेश्चन आया है बजट से। तो 2025-26 का जो बजट था, अब जो बजट है 26-27 का, और डोंट वरी मैं बजट भी करा दूंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब हाल कटाई नहीं कराऊंगा कि जैसे 15 मिनट का, 17 मिनट का, 20 मिनट का बजट और डायरेक्ट फैक्ट बेस, ऐसा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होता है कि जब आप फैक्ट बेस पढ़ते हैं ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं नहीं होते ना तो आपसे ऐसे एग्जाम बहुत मुश्किल से निकलेंगे फिर, ठीक है। जैसे ये पेपर है, मतलब ये बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है, बनाने वाले ने भी बहुत सोच समझ के बनाया है इस पेपर को, तो ये ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे शिक्षा में कितना था पिछली बार, अब इसको फिर इसको अपग्रेड करेंगे, जब इस बार पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब अब जो नया बजट होगा उस हिसाब से देखना इसको, ठीक है। ये तो पुराना बजट का है, ठीक है, तो चलो हम भी इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है। अब जो अगला एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? आलम सेगमो चोमू उत्सव है, आलम सेगमो चोमू उत्सव है, ठीक है। ये क्या है? तो इसके पहले तो 3 फैक्ट इधर से ही रट लो आप, कि इस पर्व को सियासेर रिमचिम भी कहा जाता है, बिल्कुल इस पर्व को सियारेच रिमचिम भी कहा जाता है, और यह तिब्बती मूल का एक उत्सव है, और यह उत्सव क्या करता है? 12 वर्ष के चक्कर में काम करता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या था? गलत था, यहाँ पर नहीं पूछा था, ठीक है। इसका डी ऑप्शन क्या था? गलत था। तो मतलब ये 12 वर्षों में मनाया जाता है, तिब्बती मूल का एक उत्सव है, और सियासेर रिमचिम इसका क्या है? उपनाम है, मतलब इसको कहा जाता है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, ठीक है। ये एक ऐसा उत्सव है जो भूटिया जनजाति से रिलेट करता है, ठीक है। और क्या होता था कि भूटिया जनजाति और तिब्बती लोगों के बीच में क्या होता था? व्यापार होता था, इस वजह से ये आपके पेपर में आया है, ठीक है ना। तो जब इनमें क्या होता था, ऐतिहासिक रूप से इन दोनों में व्यापार होता था। तो जैसे पिथौरागढ़ की जो जोहार घाटी है, जो ये ब्यास घाटी है, यहाँ पर जो भूटिया जनजाति रहती है ना, ये अभी भी वहाँ पर मनाया जाता है ये उत्सव उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक रूप से ये तिब्बत से व्यापार करते थे। और क्यों मनाते हैं? देखो, आलम सागमो चोमू जो उत्सव है क्यों मनाते हैं? एक तो प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए मनाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकृति है हमारी, ठीक है, जो हमारा नेचर है, और उनके देवता को क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए ये मनाया जाता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा इसमें बौद्ध परंपरा का भी क्या है, हमको झलकियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर क्या होता है कि प्रार्थना झंडे भी लगाए जाते हैं। देखो आपने कभी देखा होगा कि जब आप कहीं पर बौद्ध मठों में गए होंगे या बौद्ध मार्केट में गए होंगे, तो एक लंबी डोरी पे ऐसे झंडे नहीं लगे होते, पीले, हरे, लाल, पीले कलर के ऐसे झंडे लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही है ये, ठीक है, जो आप ये समझ रहे होंगे ना कि प्रार्थना झंडे भी लगाए जाते हैं, तो उनको झंडे कहते हैं, ठीक है। बाकी जो ये पूरा का पूरा है, ये कम्युनिटी बेस है, मतलब कम्युनिटी इसमें क्या करती है? भागीदारी करती है, पूरी की पूरी भूटिया जनजाति इसमें भाग लेती है। और ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है ये त्यौहार। जैसे अपना कुंभ है वैसे ही है, जैसे अपना क्या है, कंडाली उत्सव। जरा कंडाली उत्सव के बारे में भी बताना, कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। कुछ पता नहीं, अगले बार क्या पता कंडाली उत्सव के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो क्या था? समाचार पत्र और कब आए थे, ठीक है। तो गर्दिश, अब एक चीज़ बताऊं, ये सारे के सारे ना जो समाचार पत्र हैं ये एक ही जगह से हैं, लगभग लैंसडाउन और कोटद्वार, दोनों के बीच में कितना अंतर है? 30 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। लैंसडाउन और कोटद्वार की दूरी कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होगी बस, है ना। तो जो गणदेश है ये कौन लाए थे? कृपाराम मिश्र मनहर जी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? मनहर जी भी है। तो जो गणदेश जो अपना क्या था, समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? तो कृष्ण राम मिश्र थे, ठीक है। और कहाँ से था ये, कहाँ से इसका संपादन होता था? तो कोटद्वार से होता था। और कब होता था? तो 1928 में होता था। हितैषी जो हमारा समाचार पत्र है इसके कौन है? पीताम्बर पंत पसबोला जी हैं, पीताम्बर दत्त, सॉरी दत्त, पंत नहीं, पीताम्बर दत्त पसबोला जी है ये, इनके संपादक है किसके? हितैषी नामक समाचार पत्र के। और कब से शुरू हुआ ये? तो 1935 से शुरू हुआ, ठीक है। जो तरुण कुमाऊं है ये बैरिस्टर मुकुंदलाल जी का है, और ये लैंसडाउन से निकला। और कब से? 1922 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। फिर गढ़वाल समाचार पत्र, ये इनका संपादक किसने करा? तो गिरिजादत्त नैथानी जी ने करा। और कहाँ से करा? लैंसडाउन से करा। और कब करा? 1902 में करा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ये 4 समाचार पत्र तो ये हैं, और भी पेपरों में समाचार पत्र आएंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज को फ्रिक्वेंटली लाने की। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने जैसे क्या खरीदे होंगे, टेस्ट सीरीज खरीदी होंगी ना। तो टेस्ट सीरीज तो एक संस्था का दिमाग है, ठीक है। टेस्ट सीरीज क्या है? एक संस्था का दिमाग है। लेकिन जो PYQ है ना, वो पूरा का पूरा एक आयोग का दिमाग है,
ठीक है। तो आपको किसी कोचिंग सेंटर का दिमाग नहीं चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए, आपको क्या चाहिए, आयोग का दिमाग चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ना कि किसी संस्थान से जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, बाकी सब हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदते हैं तो एक बार उनको देख लो कि वो आपके पेपर से के लायक हैं या नहीं है, कहीं वो बहुत हार्ड तो नहीं हो रहे हैं या बहुत ईजी तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ईजी तो एक बार हो भी जाए तो ठीक है, पर ज़्यादा अगर हार्ड होते हैं ना तो फिर उनको करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है जब भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर हैं ये यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको देख लो। गणदेश किसने, कृपाराम मिश्र जी ने, मनहर जी भी कहते हैं इनको। कब आए थे, 1928 में आए थे। हितैषी पीताम्बर दास पसबोला जी हैं, कब आए थे, 1935 में आई थे ये, ठीक है। आए नहीं थे मतलब ये इनका जो वर्ष है, जो लॉन्च हुआ था ये अखबार हुआ होगा, ठीक है, हितैषी, ठीक है, वो है। तरुण कुमाऊं कब, न तो 1922 और बैरिस्टर मुकुंदलाल जी का है, लैंसडाउन से निकला है ये। फिर गढ़वाल समाचार का किन का है, तो गिरिजादत्त नैथानी जी का, और कब आया है, 1902 में आया है, और कहाँ से आया है, लैंसडाउन से आया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। फिर ये है अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो फुटबॉल है। और कब शुरू करा था हमने, कब इसको अपनाया था, तो 2011 में अपनाया था, ठीक है। जरा मुझे आप क्या करना कि दो तीन फुटबॉलर के नाम बताना, एक दो पर्वतारोहियों के नाम बताना, फिर कुछ हॉकी के खिलाड़ियों के नाम बताना, और कुछ क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम बताना। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन से, ठीक। अब जो ये 50वां क्वेश्चन है, अगेन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आंदोलन है, ठीक है, और सारे के सारे जो आंदोलन है ये टिहरी रियासत से ही संबंधित हैं। तो खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था, तो ये टिहरी रियासत के कठोर वन कानूनों के खिलाफ था, और कब हुआ था, ये 1906-07 में हुआ था। कब हुआ था, 1906-07 में हुआ था। थोड़ा सा इसको याद रखना, खास पट्टी जो वन आंदोलन था ये कब हुआ था, 1906-07 के आसपास हुआ था, ठीक है। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि इनका जो इस आंदोलन के नेतृत्व करते थे वो बेलमती देवी थी या नहीं थी। थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको क्रॉस चेक करना और मुझे भी बताना, ठीक है। पहली चीज़ ये है, ठीक। दूसरी चीज़ है बयाली वन आंदोलन, तो ये कहाँ हुआ था, टिहरी वन क्षेत्र में हुआ था, और चंदन सिंह राणा जी इसके वो थे, ठीक है। मतलब इस आंदोलन में इन्होंने लीड किया था, ठीक है। और कहाँ पर था ये, टिहरी वन क्षेत्र में है बयाली वन आंदोलन, ठीक। फिर रक्षा सूत्र आंदोलन किन्होंने चलाया था, सुरेश भाई ने चलाया था, और कब चलाया था, 1994 में चलाया था, ठीक है। टिहरी की भिलंगना घाटी पर पेड़ों को काटने से रोका था यहाँ पर, ठीक है, कटने से रोका था किन्होंने, सुरेश भाई जी ने। और रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध किनसे है, सुरेश भाई जी से है, ठीक है। फिर मैते आंदोलन तो आपको सभी को पता है, कल्याण सिंह रावत बहुत फेमस है, 1995 में चला था। और क्या है, जब विवाह होता है तो उस टाइम पे एक पेड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा। फिर जो थोड़ा यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम है, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। और दूसरे पर्सनैलिटी कौन थे, जरा मेल बताना यहाँ पर चिपको आंदोलन में, ठीक है। तो इनको 1982 में क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ये बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी, कब, 1964 में करी थी, ठीक है। और ये जो दसोली ग्राम स्वराज संघ था, इसका काम क्या था, तो इसका काम था स्थानीय लोगों को जंगल की जड़ी बूटी और लकड़ी पर आधारित छोटे कुटीर उद्योगों में रोजगार देना था। इसका काम किसका, दसोली ग्राम स्वराज संघ का काम, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके समझ आया होगा। फिर जो अगला क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर क्या है, 51वां क्वेश्चन क्या है, समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो वो किस नाम से जाने जाते हैं, वन पंचायत के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। वन पंचायत कहाँ से आई है, तो देखो 1921 में क्या होता है, फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी जो पर्सी विडम थे उनकी अध्यक्षता में इनके ये क्या बनी थी, फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी बनी थी। और 1931 में इसी से क्या बने थे, वन पंचायतों का गठन किया गया था, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर जो उत्तराखंड की जो वन पंचायत नियमावली है 2005 की, उसमें कितनी सीटों को महिला आरक्षित रखेंगी, तो 50% सीटों पर क्या रहेंगी, महिला आरक्षित रहेंगी। और जो यहाँ पर वन पंचायत होंगी इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्यों में से 4 सदस्य महिला होना क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है देव वन पंचायत, तो देव वन पंचायत उत्तराखंड में कितने हैं, 441 देव वन पंचायत हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो भाई पिथौरागढ़ में कितने हैं, 140 हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है वैसे ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट एज अच्छा जिसको पता है वो रिवीजन के तरीके से देख ले, और जिसको नहीं पता वो नोट कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है।
अब जो 52वां क्वेश्चन था, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोलाराम जी से संबंधित है, और ये बात आप याद रखना, ये पर्सनैलिटी कभी नहीं छूटती किसी भी एग्जाम में शायद, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो, मोलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है, ये नहीं है। मयंक मुखी उनके जब लास्ट में बाद का काल था वो तब शुरू हो गई थी। मस्तानी एक उनका ऐसा चित्र है जो उनके प्रारंभिक काल से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखना, थोड़ा मस्तानी के बारे में याद रखना, ठीक है, उनका क्या है, प्रारंभिक काल से संबंधित है। तो जैसे जैसे क्या है, देखो, मयंक मुखी हो गई, उत्कंठिता नायिका हो गई, प्रबलब्धा नायिका हो गई, कालिया दमन हो गया, राधा कृष्ण मिलन हो गया और मोर प्रिय हो गया। ये इनके क्या थे, बाद के काल क्रम के क्या थे, चित्र थे, ठीक है। मयंक किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो चंद्रमा स्वरूप मुख, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, मयंक मुखी मतलब चंद्रमा स्वरूप मुख, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इनको ध्यान में रख लेना। मयंक मुखी हो गई, उत्कंठिता नायिका हो गई, विप्रबलब्धा नायिका हो गई, कालिया दमन हो गया, राधा कृष्ण मिलन हो गया और मोर प्रिय क्या थे, इनके बाद के कालकर्म के क्या थे, चित्र थे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मोलाराम जी को ना बहुत सारी क्या भाषाएं आती थी, जैसे हिंदी हो गया, फारसी हो गया, ठीक है, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। अब इनकी एक साहित्यिक रचना क्या थी, गढ़राज वंश का इतिहास, ये गढ़राज वंश काव्यावली थी, ठीक है। वो कौन सी भाषा में थी, तो ब्रिज भाषा में थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। गणिक नाटक भी इनका था, मनमंत सागर भी इन्हीं का था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मोलाराम जी की मृत्यु है वो कब हुई है, 1833 में हुई है, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने क्या करा है, दुनिया के सामने इनके चित्र लाए थे, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग कब, 1968 में ये क्या करे थे, इन्होंने क्या करा था, दुनिया के सामने लाए थे ये, ठीक है। तो ये मोलाराम जी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट से, वो ये हैं। अगर इन फर्दर कभी और क्वेश्चन आता है और वहाँ पर कोई और डिटेल में चीज़ें मैं लाता हूँ तो मैं वहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा, बट आप पहले इतने को क्या कर लो, पचा लो, है ना। फिर हम जब आगे आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में और सारी चीज़ें क्या होंगी, आएंगी, है ना। एक साथ सारी चीज़ें नहीं लाई जा सकती, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा आज ये नेशनल पार्क था यहाँ पर, मतलब आज मतलब ये 53वां क्वेश्चन नेशनल पार्क से संबंधित था। तो 8 अगस्त 1936 को हेली नेशनल पार्क के रूप में शुरू हुई थी, तो वो कौन था, कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। अब उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है, तो 6 नेशनल पार्क है, और सारों को यहाँ पर देख लेते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1982 में बना था, और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान था वो भी कब बना था, 1982 में बना था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आपको पता है, ये 8 अगस्त 1936 में बना था, हेली नेशनल पार्क इसका पहला नाम था। फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो 1989 में बना था, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो 1991 में बना था। फिर राजा जी जो नेशनल पार्क है वो कब बना था, 1983 में बना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इनका थोड़ा क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कितना है, 520.82 वर्ग किलोमीटर होगा किलोमीटर, ठीक है। फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है, 2390 वर्ग किलोमीटर होगा, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो 472 वर्ग किलोमीटर होगा। फूलों की घाटी सबसे छोटा क्या है, हमारे पास नेशनल पार्क है, ठीक है, 87 वर्ग किलोमीटर, और राजा जी कितना है, 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है ना कि जैसे क्या है, हाँ। अब बाकी आप मुझे ये बताना कि ये कौन कौन से जिले में है, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे गोविंद और गंगोत्री तो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में हो गया, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया, नैनीताल और पौड़ी में हो गया, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया, नैनीताल और पौड़ी में हो गया। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो पौड़ी में है, देहरादून में है, और कहाँ पर है, हरिद्वार में है। तो ये 3 जिलों में ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फूलों की घाटी और नंदा देवी कहाँ पर है, चमोली में। तो चलो मैंने ही बता दिया है, ठीक है। तो ये इतना ही था, ये नेशनल पार्क, और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इस एस्पेक्ट में, ठीक। बाकी जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनके साथ हम क्या कर लेंगे और थोड़ा डिटेल में इसको देख लेंगे, ठीक है। अब जो ये 54वां क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड था, है ना, और जिसको जो थोड़ा सा अटेंटिव तरीके से करंट अफेयर देखता होगा, डीएनए की तरीके से बोलूंगा मैं, जो डेली न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं उस तरीके से अगर कोई करंट अफेयर पढ़ता होगा तो वो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लेगा, टैकल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस उत्तराखंड के स्टार्टअप पहल के रूप में सनफॉक्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, देखो सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक है वो कौन है, रजत जैन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ सकता है। दूसरी बात है, जो पोर्टेबल ईसीजी की डिवाइस की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, स्पंदन है, उसका नाम क्या है, स्पंदन है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि जो ये स्पंदन है ना, ये कितने छोटे से आकार का है, जितना हमारे क्या होता है, माचिस की डिब्बी होती है उतने ही आकार का ये जो मैच बॉक्स होता है हमारा,
उतने ही आकार का है, ठीक है। ये इसके लिए कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई बैटरी नहीं चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपका स्मार्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो उसी को रिवर्स चार्ज, मतलब जो रिवर्स चार्जिंग वाली फैसिलिटीज़ होती है ना, वही आप अगर इस पर स्पंदन पे लगाओगे तो आप क्या कर सकते हो, ईसीजी को क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, पर्वतीय एरिया है, ठीक है। आप इसको ना मेन से में भी कहाँ पर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कहीं पर अगर क्वेश्चन आए कि हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, मतलब हेल्थ सेक्टर में जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं उनके द्वारा कैसे कैसे किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है हेल्थ सेक्टर में, तो आप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं और बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है, एक ईसीजी बनाया, एक पोर्टेबल ईसीजी बनाया है, ठीक है। शार्क टैंक में भी आए थे, जो शार्क टैंक आप देखते होंगे ना, जहाँ पर क्या मिलती है, फंडिंग मिलती है। जरा बताना एंजल फंडिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स में, एंजल फंडिंग, ठीक है, एंजल फंडिंग ये, हाँ हाँ। तो जरा इसके बारे में कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ डीएनए देखा करो जरा खूब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पर हम बहुत डीप तरीके से करंट अफेयर को देखते हैं। अब थोड़ा सा बैटल्स के बारे में, जैसे तामाढोड़ का युद्ध कब हुआ था, 1755 में हुआ था, किस और किसके बीच हुआ था, जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के बीच हुआ था तामाढोड़ का युद्ध, ठीक है। बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था, तो 1779 में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, तो ललित शाह और मोहनचंद के बीच हुआ था, इसमें ललित शाह जीत जाता है, फिर ललित शाह क्या कर देता है, गढ़वाल हाँ वहाँ पर किसको बैठा देता है, प्रद्युम्न शाह को बैठा देता है, ठीक है। फिर कपरोली का युद्ध कब हुआ था, तो 1785 में, और किस किस के बीच हुआ ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 14 मई 1804 में हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था, तो गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको रट पट लेना है ना, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको बस क्वेश्चन निकालने हैं, चाहे आप रटो, चाहे समझो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। बस आपको हर तरीके से क्या करने चाहिए, ये फैक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो तामाढोड़ का युद्ध हो गया, चाहे बग्वाली पोखर का युद्ध हो गया, कपरोली का युद्ध हो गया, खुड़बुड़ा का युद्ध, देखो खुड़बुड़ा तो बहुत सिंपल है, सभी को याद होता है। तामाढोड़ को याद कर लो, देखो तामाढोड़ दो बार आ रहे हैं ना, तो 55 ऐसे याद कर लो कि 55 भी तो 2 बार आ रहा है, 5 तो तामाढोड़, ढोड़ में 2 बार 2 बार, मतलब ढाढ़ा 2 बार आ रहे हैं, तो 5 भी 2 आ रहे हैं, तो 1755 ऐसे याद कर लो। बग्वाली पोखर तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, 1779 में, ठीक है। बाकी क्या है, कपरोली का युद्ध क्या है, 1785, थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ ट्रिक बना के इसको याद कर लो, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन है। फिर देखो जी ए गियर्सन, तो जी अलेक्जेंडर गियर्सन इनका पूरा नाम है, और ये कहाँ के थे, आयरिश हैं, ये क्या है, ये आयरिश हैं, और ये क्या है, लिंग्विस्टिक हैं, ये जैसे लिंग्विस्टिक मतलब भाषाविद बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो ये कब आए थे यहाँ पर, 1898 से 1928 में आए, 1898 से 1928 में आए थे ये, और इन्होंने क्या करा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करा था, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया का इन्होंने भाषा के आधार पर सर्वे किया था, ठीक। तो इन्होंने जो पहाड़ी भाषा थी ना, उसको 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में क्या था, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी है। तो पूर्वी पहाड़ी में क्या था, नेपाली हो गया, खसकुरा हो गया, गोरखाली, ये भाषाएं थी, ठीक है। मध्य पहाड़ी में क्या थी, कुमाऊनी और गढ़वाली थी, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी में क्या थी, जौनसारी हो गया, सिरमौरी हो गया, कुल्लई हो गया, या चंबायली हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या थी, पश्चिमी पहाड़ी थी, ठीक है, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। तो इसको याद रखना, जो गियर्सन थे उन्होंने पहाड़ी भाषाओं को कितने भागों में बांटा था, तो 3 समूह में क्या किया था, वर्गीकृत किया था। बाकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने करा था, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जी ए गियर्सन ने कराया था, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट, और इनका टाइम भी देख लो, ये टाइम पीरियड कभी भी ये भी आ सकता है, 1998 से 1928 में था ये, ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन है, 57वां क्वेश्चन है, वो क्या है, वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कीर्ति गर्तांग गली कहाँ स्थित है। देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो हुआ क्या था, 1962 में जब इंडिया चाइना युद्ध हुआ था ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, ठीक है। जैसे नेलांग घाटी हो गया या गारतंग गली जाना क्या हो गया था, बंद हो गया था, ठीक है। तो 2021 में इनको दोबारा से खोला गया, पर्यटन के एस्पेक्ट से खोला गया, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थी, तो इस वजह से ये आपके क्वेश्चन में भी आ गई हैं, ठीक है। अब आप इसके लिए कोई स्टैटिक पार्ट ढूंढोगे ना कहीं, तो फिर आपका ही दिमाग, मतलब ये समझो कि आपका IQ क्या है, कम चल रहा है फिर, ठीक है। इसका मतलब आप न्यूज़पेपर वगैरह ढंग से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो गर्तांग गली कहाँ पर है, नेलांग घाटी पे है ना, और इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। और गर्तांग गली कौन से जिले में, तो उत्तरकाशी में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, और ये जो 1968 में, फिर उसके बाद 62 में क्या हो गया था, उसके बाद बंद हो गया था, फिर 2021 में क्या गया था, इन्हें दोबारा खोला गया था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो अगला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
ठीक है। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के बारे में ये क्वेश्चन है और यहाँ पर बोला गया है कि 2016 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य इस समयावधि में कितना अंतर नहीं होगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो 2 माह से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पंचायती राज अधिनियम है 2016 का, उसकी जो धारा 21 है, ठीक है, जो उसकी क्या है धारा 21 है, उसमें क्या बोला है कि पंचायत सुचारू रूप से संचालन चलाने के लिए हर महीने कम से कम एक बैठक होगी, एक जर्नल मीटिंग होगी और अधिकतम 2 लगातार बैठकों के मध्य 2 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक ग्राम पंचायत एक शब्द होता है, एक ग्राम सभा शब्द होता है। ग्राम पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, प्रधान हो गए, सरपंच जो पंच हो गए, सरपंच होते हैं वो प्रधान हो गए, ठीक है। ये इलेक्टेड क्या है मेंबर है, कौन, ये कहाँ पर आते हैं, ये ग्राम पंचायत में आते हैं। लेकिन ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा मतलब होता है सभी लोग जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, जो केवल वोटिंग भी दे रहे हैं, जो सामान्य लोग हैं वो क्या है ग्राम सभा वाले लोग हैं। तो यहाँ पर ग्राम सभा की भी एक बात है कि साल में 2 सामान्य बैठक अनिवार्य। ये भी कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो पंचायती राज अधिनियम 2016 का है उसमें ग्राम सभा में एक साल में कितनी सामान्य बैठक करवाना अनिवार्य है, तो 2 सामान्य बैठक करवाना अनिवार्य है। और कब, खरीफ और रबी फसल के कटने के बाद, ठीक है, इस बात को याद रखना, इस फैक्ट को याद रखना, खरीफ और रबी के फसल कटने के बाद क्या करा सकते हैं, ग्राम सभा की 2 सामान्य बैठकें हो सकती हैं। अब देखो क्या हुआ था कि जो 2016 से पहले क्या चलता था, यहाँ पर जो पंचायती राज अधिनियम 2016 है ना, इससे पहले क्या चलता था, तो जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है कब का है, वो 1947 का था, ठीक है, वो चलता था। और उसी के तहत 2008 में क्या मिला था कि 50% आरक्षण की बात करी गई थी, कहाँ पर, उत्तराखंड में। महिलाओं के लिए क्या था, इसमें पंचायती राज अधिनियम में जो 50% आरक्षण है ना, वो कौन से अधिनियम से था, तो भाई वो उत्तर प्रदेश जो क्या था पंचायती राज एक्ट था 1947 का, उसके तहत था, ठीक है। लेकिन 4 अप्रैल, लेकिन क्या होता, 4 अप्रैल 2016 को, 4 अप्रैल 2016 को क्या बना था, अपना पंचायती राज एक्ट पारित हो गया था, ठीक है। थोड़ा डेट भी याद रखना, 4 अप्रैल है, ठीक है, 4 अप्रैल को एग्जैक्टली पास हो गया था, ठीक है, ये, ठीक है। तो 4 अप्रैल 2016 को अपना पंचायती राज एक्ट, उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट आ गया था, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, संशोधन हुआ, इस पंचायती राज एक्ट में भी क्या हुआ, 2019 में संशोधन हुआ। अब 2019 में जब इसमें संशोधन हुआ तो इसमें कुछ बात हुई कि जो 2 बच्चों वाला नियम था, इसमें एक कट ऑफ डेट बोली थी 25 जुलाई 2019 कि 300 दिन के बाद अगर किसी का तीसरा बच्चा भी होता है तो डिस्क्वालीफाइड होगा। मतलब एक कट ऑफ डेट से पहले जो भी हो गया वो हो गया, लेकिन कट ऑफ डेट के बाद अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। जो एजुकेशन थी, इसमें एजुकेशन भी बोली गई थी कि जो जनरल मेल होंगे, जो जनरल कास्ट के मेल होंगे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। बाकी जो फीमेल हो गया, जो SC ST के मेल या फीमेल हैं, उनके लिए कितना था, केवल और केवल 8th पास था, ठीक है। और तीसरी बात क्या थी कि वो डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, जैसे बैंक से लोन वगैरह लिया चुका नहीं पाए तो उनको क्या कहते हैं, डिफॉल्टर कहते हैं। तो ये 3 तरीके से क्या था इसमें जो डिस्क्वालीफाइड हो सकते थे कैंडिडेट्स, ठीक है, जो चुनाव लड़ते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज एक्ट जो उत्तराखंड का है 2016 का है। इससे पहले कौन काम करता था, तो यूपी का जो पंचायती राज एक्ट है 1947 काम करता था। जो 50% आरक्षण की बात है महिलाओं के लिए, वो कब करी गई थी शुरू, 2008 में करी गई थी शुरू। फिर 2019 में क्या होता है, पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन होता है और 3 तरीके से वहाँ पर डिस्क्वालीफाइड वाली बातें थी। 2 बच्चों वाला नियम हो गया, चाहे वो किसके डिफॉल्टर्स की बात हो गया, चाहे एजुकेशन में हो गया, जनरल मेल के लिए 10th पास, फीमेल SC ST के लिए कितना 8th पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगला क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP, तो GEP क्या होता है कि पर्यावरण के स्वास्थ्य, देखो पर्यावरण के स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों के योगदान मापने के लिए GEP इंडेक्स, और GEP इंडेक्स में 4 चीजें हैं, क्या, एयर GEP, ठीक है, वाटर वाली, सोयल वाली और फॉरेस्ट वाली, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन और हवा, जल जंगल जमीन और हवा, ठीक है। तो एयर, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट इसमें आती है, ठीक है। तो इसकी घोषणा कब करी गई थी, तो 5 जून 2021 को इसकी घोषणा करी गई थी और ये आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च जरा गलत लिख दिया यहाँ पे, लॉन्च कब हुआ था, तो 19 जुलाई 2024 को ये लॉन्च हो गया था। थोड़ा इसकी लॉन्च डेट याद रखना कि जब ये GEP लॉन्च हुआ तो कब हुआ था, 19 जुलाई 2024 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये घोषणा कब करी गई थी, तो 5 जून 2021 को किसने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करी थी, पर्यावरण दिवस के दिन, कि हम क्या करेंगे, GDP की तरह GEP को भी क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्या था,
फैक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप मेंस में भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत वैसा अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर यहाँ पर क्या करना था, सूची दी गई थी तो, और वहाँ पर बताना था, ठीक है। सबसे पहले तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट, तो ये उत्तर प्रदेश से आया है। और उत्तर प्रदेश से भी कब से आया है, तो 24 जनवरी 2018 से आया है। 24 जनवरी को ही क्या होता है, उत्तर प्रदेश दिवस होता है। जैसे 9 नवंबर को क्या होता है, उत्तराखंड दिवस मनाते हैं, तो वैसे क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्या करी थी, स्कीम की शुरुआत करी थी। कब करी थी, 24 जनवरी 2018 को करी थी। और जब ये सफल देखी केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार ने क्या कर दिया कि 29 जून 2020 को सारे उसमें पूरे देश में शुरू कर दिया, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया। और कैसे शुरू करा, तो PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इस तरीके से एक योजना शुरू करी। कब करी, 29 जून 2020 को शुरू करी, ठीक है। फिर उत्तराखंड ने क्या करा कि वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट 2021 से शुरू करे, बट उससे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2020 में तो शुरू हो चुका था। तो उसके तहत क्या क्या था, देखो, चमोली को क्या बता था, मछली आधारित उत्पाद के लिए ये इंपॉर्टेंट था। चमोली क्या था, फिश बेस्ड प्रोडक्ट के लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये मतलब चमोली को क्या बोला था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो एक डिस्ट्रिक्ट हो गया चमोली, और उसका एक प्रोडक्ट क्या था, फिश बेस्ड प्रोडक्ट था। उधम सिंह नगर के क्या था, मैंगो बेस्ड प्रोडक्ट थे, ठीक है, आम के आधारित उत्पाद थे, ठीक है। हरिद्वार का क्या था, तो हरिद्वार का था मशरूम या खुम्ब भी कहते हैं, मशरूम की एक प्रजाति क्या होती है, खुम्ब होती है, तो वो हो गया। बागेश्वर का क्या था, तो कीवी उत्पादन हो गया। अल्मोड़ा का क्या था, खुबानी, ठीक है, चटनी और जैम जो बनते हैं, खुबानी, ठीक है, ऐसे कहते हैं। चंपावत का क्या था, तेज पत्ते और स्थानीय मसाले जो होते हैं, जो स्थानीय मसाले होते हैं वो थे, ठीक है। फिर देहरादून का क्या था, बेकरी उत्पाद हो गया। नैनीताल का क्या था, जो फलों का स्क्वैश बनता है, जो आड़ू का स्क्वैश वगैरह बनता है ना, जो रस होता है, वो नैनीताल का था। पौड़ी का क्या था, खट्टे फल, जो सिट्रस फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, माल्टा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। फिर पिथौरागढ़ की क्या थी, हल्दी थी, ठीक है। फिर रुद्रप्रयाग की क्या थी, चौलैया रामदाना था। टेरी का क्या था, अदरक था। और उत्तरकाशी का क्या था, सेब था, ठीक है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब आप ये मत बोलना कि ये अब आएगा नहीं आएगा, ये आपका 21 सितंबर 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या ये वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट नहीं चल रहा था, चल रहा था, बट आपके एग्जामिनर ने क्या पूछ दिया आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछ दिया, तो दोबारा से क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। इस बार वो क्या कर देंगे, जिलों को चेंज कर देंगे और उधर लिस्ट में, इधर जो प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट चेंज कर देंगे। तो एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है, इसका जो आप स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास, ठीक है। अब देखो वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट है जो, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट है, तो ये वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट भी हम आज कंप्लीट कर देंगे। देखो अल्मोड़ा से क्या है, ट्वीड क्या है, एक ऊन का एक प्रकार है, और बाल मिठाई, आपको पता है कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, ठीक है। तो ट्वीड ऊन हो गया, बाल मिठाई हो गया अल्मोड़ा से। बागेश्वर से क्या हो गया, तो जो ताम्र क्या होते हैं हमारे, ताम्र बर्तन होते हैं वो हो गया। और क्या था, मंडवा बिस्किट हो गया, तो वो वहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट में ही था। फिर चंपावत का क्या था, लोहा शिल्प हो गया और बुने हुए उत्पाद हो गया, ये हो गया। चमोली का क्या था, तो एरोमेटिक हर्बल प्रोडक्ट हो गया और हथकरघा और हस्तशिल्प हो गया। देहरादून का क्या था, बेकरी और मशरूम था। हरिद्वार का क्या था, गुड़ और शहद था। नैनीताल का क्या था, एपन और कैंडल क्राफ्ट थी। पौड़ी का क्या था, हर्बल और फर्नीचर था। पिथौरागढ़ के क्या था, वूलन प्रोडक्ट और मुनस्यारी राजमा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मुनस्यारी राजमा, ठीक है, पिथौरागढ़ से। रुद्रप्रयाग का क्या था, तो टेम्पल हैंडीक्राफ्ट हो गया या प्रसाद प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर टेरी का क्या था, तो टेरी की नथ है ना, और नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट जो होते हैं वो टेरी के बड़े फेमस थे, ठीक है, तो वो आए हैं इसमें। फिर उधम सिंह नगर का क्या था, मिंथौल हो गया और मूंज जो ग्रास उत्पाद होते हैं वो हो गया। फिर जो 13वां हमारा जिला है उत्तरकाशी, उसमें क्या था, ऊन और सेब आधारित प्रोडक्ट था। तो चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट हो, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब शुरू हुए थे, 29 जून 2020 से शुरू हुए थे और केंद्र सरकार ने शुरू करा था। पर उत्तराखंड ने क्या कर दिया, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट शुरू कर दिया, कब करा, अक्टूबर 2021 में। देखो आपको डेट भी याद होनी चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन चाहे वो किसमें उसमें पूछ ले, क्या कथन में पूछ ले, ठीक है, या फिर ऐसे ही दे दे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट हो गया। और उत्तराखंड के रिगार्डिंग में तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। फिर जो ये वाला क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित है। अब आपको ये तो पता ही है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है, हर 2 साल में जारी करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या पूछा था कि वनों के बढ़ते स्टॉक के में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है, तो भाई दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान क्या है, अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो 404 हाँ 457.83 मिलियन क्यूब मीटर पे हैं ये वहाँ पर वन। फिर यहाँ पर उत्तराखंड में कितने हैं, 398.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, फिर ये भी क्या है, थर्ड पे है छत्तीसगढ़ और फोर्थ पे क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब आपको ना ये पता होगा कि जब हम 17वीं रिपोर्ट से हम 18वीं रिपोर्ट में आए तो क्या हुआ कि उत्तराखंड में वनों की कमी हुई थी, और कितनी कमी हुई थी, तो 1.30 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, कमी हुई है। कभी भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब उत्तराखंड में जो वन है उनमें जो परसेंटेज में वो सबसे ज़्यादा क्या है, मध्यम सघन वन है। कितने परसेंट है, 23.40% है। फिर खुले वन है, कितने हैं, 12.19%, और जो अति सघन वन है वो कितने हैं, 9.85% है। तो जो ये फैक्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या आपको इनको नोट करके लिख लो या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट कहीं पर रख लो। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं और उनके संबंधित खेल हैं। तो देखो जैसे बॉबी धामी है, इनका संबंध किससे, हॉकी से है। ठीक है, ये अच्छा इन्होंने गलत करा। ठीक है, बॉबी धामी का संबंध किससे, हॉकी से है। ठीक है, विशेष भृगुवंशी का संबंध किससे, तो बास्केटबॉल से है। निवेदिता कार्की का संबंध किससे, तो बॉक्सिंग से। और मनोज सरकार का किससे है, तो पैरा बैडमिंटन से। तो ये जो टॉपिक है ना, जैसे ये जो खेल हैं इतने हाईलाइटेड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इनको रटना है। ठीक, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। फिर देखो यहाँ पर तिमासी के बारे में पूछा है। तो तिमासी क्या है, तिमासी क्या है, एक प्रकार की मुद्रा है और ये एक चांदी की मुद्रा है। चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे, तिमासी कहते थे। कब, परमार वंश और गोरखा शासन के दौरान क्या कहते थे, तिमासी कहते थे। ठीक है, अब तिमासी के टकसाल कहाँ से मिले, तो श्रीनगर से मिले हैं इसके टकसाल। ठीक है, मतलब जहाँ से क्या होता था, तिमासी ढाली जाती थी। तो जो श्रीनगर स्थित टकसाल है वहाँ पर क्या बनता था, ये तिमासी बनता था। और तिमासी मतलब एक चांदी का सिक्का होता था तिमासी, और वो कितने के बराबर होता था, तो 3 आना के बराबर होता था एक तिमासी। ठीक है, गोरखा काल में एक चीज होता था, सूबेदार जी की तिमासी नामक एक कर होता था। ठीक है, सूबेदार जी की तिमासी नामक एक कर होता था, जो क्या लिया जाता था, जो प्रत्येक परिवार से लिया जाता था। मतलब एक तिमासी लिया जाता था, एक तिमासी मतलब एक चांदी का सिक्का लिया जाता था गोरखा काल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तिमासी का संबंध किससे, भाई मनी से संबंध है। ठीक है, और टैक्स से अगर पूछेंगे तो सूबेदार जी का तिमासी, सूबेदार जी की तिमासी बोलेंगे तो वो एक टैक्स होगा, और वो प्रत्येक परिवार से लिया जाता था एक तिमासी मतलब एक चांदी का सिक्का। एक चांदी का सिक्का कितने के बराबर होता था, 3 आने के बराबर होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखो जो ये अगला क्वेश्चन है, ये है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध किसे। तो उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध है महिला एवं नवजात शिशु के लिए। ठीक है, जो इसकी नोडल एजेंसी है, वो कौन है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है। और ये क्या करती है, तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, पोषण स्तर पर सुधार करती है। बाद में क्या मिलता है, एक सौभाग्यवती किट मिलता है, और उसमें क्या 2 किट मिलते हैं, मतलब ठीक है, एक बच्चे के लिए मिलता है, एक बच्चे के लिए मिलता है, एक माँ के लिए मिलता है। तो गर्भवती महिला के लिए और नवजात शिशु के लिए क्या मिलते हैं, किट मिलते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड जो सौभाग्यवती स्कीम है ये कब की है, तो 2021 की है। ठीक है, और एक और योजना है वो है उत्तराखंड सौभाग्य योजना। ठीक है, तो वो किससे संबंधित है, वो बिजली से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को याद रखना, सौभाग्यवती का संबंध किससे, महिला और नवजात शिशु से। ठीक है, लेकिन सौभाग्य योजना का संबंध किससे, तो वो बिजली से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा ये पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इतनी ईजिली आपको अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं होंगी, एटलीस्ट मतलब आप जब बहुत ज़्यादा क्या करोगे, चीज़ों को एनालाइज करोगे तभी हो सकती है। ठीक है, फिर उत्तराखंड समाचार पत्र समय विनोद के बारे में है और किन किन भाषाओं में छपता था। ऑब्वियस सी बात है, जो समय विनोद क्या था, पत्र था। ठीक है, एक तो सबसे पहले 15 दिनों वाला पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था ये। ठीक है, 15 दिन में आता था। और ये कब शुरू हुआ था, तो ये 1868 में शुरू हुआ था। 1868 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, नैनीताल से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, नैनीताल से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे, तो जयादत्त जोशी थे इसके संपादक। कौन थे इसके संपादक, जयादत्त जोशी थे। ठीक है, और कौन सी भाषाओं में था, तो स्थानीय स्वदेशी भाषा, मतलब अपने हिंदी और उर्दू में हो गया। ठीक है, अब जब ये 1968 बना ना, उसके बाद 10 साल बाद क्या आ गया था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट आ गया था। जरा बताना वर्निकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था। ठीक है, कौन लाया था, जरा इसको कहाँ पर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। और जब 1978 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था तो उसके बाद ये क्या हो गया था, बैन हो गया था। ठीक है, कौन, समय विनोद। तो बाकी समय विनोद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। जयदत्त जोशी जी के द्वारा इसका संपादक किया जाता था। पाक्षिक था, 15 दिन में आता था। 1968 में नैनीताल से ये छपता था। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है, उर्दू और हिंदी भाषा में छपता था। ठीक है, अब है यहाँ पर क्या है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में है। ठीक है, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे राज्य स्तर पर कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है उसकी धारा 14 2 और ए के तहत क्या है, ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं कौन, मुख्यमंत्री। ठीक है, अब जो क्या है कि जो धारा है इसकी 14(3) है, उसमें क्या क्या करता है, सीएम जो प्राधिकरण मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, प्राधिकरण के सदस्यों में से किसी एक को क्या चुनते हैं, इसका उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, जो उसका उपाध्यक्ष होता है वो प्राधिकरण के ही सदस्यों में से एक चुना जाता है, ना कि क्या मुख्य सचिव। इसके मुख्य सचिव क्या नहीं होते, इसके उपाध्यक्ष नहीं होते। और आमतौर पर जो आपदा प्रबंधन मंत्री होते हैं वही इस प्राधिकरण के क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष तो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, आमतौर पर जो आपदा प्रबंधन मंत्री होते हैं वही होते हैं इसके उपाध्यक्ष। ठीक है, अब इसका गणना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और कौन सी धारा के तहत, देखो यहाँ पर धारा भी है, तो कौन सी धारा के तहत, 18(2)(6) के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 2005 में आया था, क्यों आया था कि इससे पहले जब सुनामी आई थी भारत में, ठीक है, 2004 में आई थी या 2002 में आई थी, फिर एक गुजरात में भूकंप भी आया था उससे पहले। ठीक है, उसकी वजह से ये हमने बनाया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था 2005 में। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेना कि गुजरात का भूकंप कब आया था और एक सुनामी भी आई थी भारत में 2002 या 2005 के आसपास, जो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से क्या आया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। और कभी भी एक कथन कारण में आपके पास फिर से आ सकता है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है ये मोस्ट मानू मेले से संबंधित है। ठीक है, कि मोस्ट मानू मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ऑब्वियसली बात है पिथौरागढ़ में होता है। इसको गॉड ऑफ रेन भी कहते हैं। ठीक है, गॉड ऑफ रेन के नाम से भी जाना जाता है। जोलजीबी मेला यहाँ पर होता है, थल मेला यहाँ पर होता है बैसाखी के दिन। ठीक है, फिर बोरानी मेला भी कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा जोलजीबी मेला के बारे में बताना क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद है 38th नेशनल गेम। ठीक है, ये 38th नेशनल गेम जिसको पता है वो तो बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं पता है एक बार फिर से उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नए खेलों को क्या करा गया, शामिल किया गया 38वें राष्ट्रीय खेल में। जैसे योग हो गया, मलखम्ब हो गया। ठीक है, कलारी पट्टू जो केरल की मार्शल आर्ट है, ये कभी भी पेपर में आ सकता है कि कलारी पट्टू किस राज्य से संबंधित है, तो केरल की क्या है, वो एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, पारंपरिक तरीके से, तो इनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में रात्रि कालीन रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करने में विश्व रिकॉर्ड, बिल्कुल ये सही बात है। और शारदा नदी पर हुआ था ये रात में। ठीक है, चंपावत में हुआ था, शारदा नदी पे हुआ था। तो इसका जो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या थे, सही थे। ठीक है, अब थोड़ा इसका रिवीजन देख लेते हैं। 38वें जो नेशनल गेम हुए थे तो कब से शुरू हुए थे, 28 जनवरी से शुरू हुए और खत्म कब हुए थे, तो 14 फरवरी को 2025 को क्या हुए थे, खत्म हुए थे। इसका मैस्कॉट क्या था, तो मोली था। मोटो क्या था, संकल्प से शिखर की ओर था। मसाल क्या थी, तेजस्विनी थी। और ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो रायपुर में हुआ था और मोदी जी ने करा था। और इसका समापन कहाँ था, हल्द्वानी में हुआ था और अमित शाह जी ने करा था। और दोनों जरा जो फील्ड थे, ठीक है, उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर था वो सर्विसेज था, सबसे ज़्यादा सर्विसेज ने गोल्ड मेडल जीते थे। फिर महाराष्ट्र था, फिर हरियाणा था। जो अपना उत्तराखंड था वो 7वीं रैंक का था, 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज के साथ 103 पदक हमने जीते थे। ठीक है, जो 37वें नेशनल गेम थे ये PCS में आ चुका है, गोवा में हुआ था। 38वां नेशनल गेम कहाँ पर हुए थे, अपने उत्तराखंड में होते हैं। और जो 39वें नेशनल गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे, मेघालय में होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो 38वें नेशनल गेम है, इसका जो ऊपरी है एक, मतलब जो ऊपरी तो क्या है, खैर बड़े डिटेल में है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, और क्या पता बन जाए तो थोड़ा उसके लिए भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, पर जो ये इसका डिटेल है ये आपके एक रिवीजन हो गया होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है। ठीक है, तो ये 38वें राष्ट्रीय खेल हो गए। ठीक है, फिर टिम्बर सैन महादेव के बारे में आपको पता होगा। जैसे छोटा मतलब जैसे अमरनाथ जो बाबा बर्फानी है, ठीक है, कि वो क्या वहाँ पर क्या बनता है, बर्फीला शिवलिंग बनता है। वैसे ही टिम्बर सैंड जो चमोली में है यहाँ पर भी क्या बनता है ऐसे ही एक शिवलिंग बनता है बर्फ से। ठीक है, नीति घाटी के पास है ये। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये नीति घाटी जो अपना है उसी के आसपास है। ठीक है, फिर 70वां क्वेश्चन है, और ये 70वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो ये तूतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है। नहीं, जो तूतिंग एक गांव है वो अरुणाचल प्रदेश का, पहली बात तो गांव है, तो पहला स्टेटमेंट गलत था। जखोल विलेज ऑफ उत्तराखंड वॉन द बेस्ट टूरिज्म विलेज
कंपटीशन 2024 फॉर एडवेंचर टूरिज्म इन 2000, ठीक है 20, ये बिल्कुल सही है। जो जखोल गांव है उन्होंने क्या जीता था, साहसिक पर्यटन और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की प्रतियोगिता जीती थी 2024 में। और ये जो जखोल गांव है इसका संबंध कहाँ से, उत्तरकाशी से। अब जैसे सूफी गांव है तो एग्री टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हरसिल है वाइब्रेंट विलेज के लिए, गुंजी गांव जो पिथौरागढ़ के वो भी किसके लिए, वाइब्रेंट विलेज के लिए, हरसिल कहाँ है, उत्तरकाशी के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने एक देवमाली गांव पढ़ा था, ये राजस्थान का गांव है, भले ये थोड़ा आउट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन क्या पता आपके उसमें आ जाए। तो यहाँ पर क्या चलता है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म चलता है, ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं चलता जहाँ पर जैसे देवभूमि में चलता है। और यहाँ पर भगवान देव नारायण की पूजा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, बिल्कुल रॉ तरीके से ये देवमाली, ये मैंने कहाँ पर पढ़ा था, डाउन टू अर्थ में पढ़ा था मैंने देवमाली के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ भूस्खलनों के नाम है, जैसे कर्मी बागेश्वर भूस्खलन कब हुआ था, तो जुलाई 1983 में हुआ था, ठीक है। मालपा भूस्खलन तो ये मैं प्रीलिम्स 360 में आपको बता चुका हूँ, 18 अगस्त 1998 में 200 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्री भी जा रहे थे। उड़ीसा की जो प्रतिमा बेदी थी उनका यहाँ पर निधन हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नीलकंठ भूस्खलन कब आया था, तो जुलाई 1990 में आया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और देवपुरी गैरसैंण जो चमोली में है, ये यहाँ पर कब आया था भूस्खलन, तो 2007 में आया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भूस्खलन। और यहाँ पर तो मैं आपको शायद प्रीलिम्स 360 में ये एक पूरा अच्छा सा टॉपिक बनाया है, वहाँ पर बता भी चुका हूँ, ठीक है। चाहे डीएनए में बता चुका हूँ, पर कहीं पर तो बताया है मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट भूस्खलन थे उनके बारे में वहाँ पर डिटेल में बताया था। हाँ, डीएनए में भी बताया था, उसके किसी एक्सप्लेनेशन में बताया था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। फिर चंद शासन से संबंधित कुछ क्या है, यहाँ पर टैक्सेशन है ना, उनके टैक्सेशन नहीं, सॉरी, क्या है ये संदर्भ में, अच्छा हाँ, मतलब यहाँ पर कुछ क्या है जो प्रशासन है उससे संबंधित है। तो चकुआ यहाँ पर गलत है, चकुआ कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं पे, ठीक है। तो राजमहल के पक्षियों की देखभाल, ऐसा कुछ नहीं था। सेन खाना क्या था, आर्मरी थी, ठीक है, एमुनेशन आर्मरी थी, तो ये बिल्कुल सही है। जागी क्या होता था, ये घड़ियाल बजाकर लोगों को जगाने का काम करते थे दरबार में। कमठना क्या था, यहाँ पर बिल्कुल लकड़ी के निरीक्षक थे, यहाँ पर लकड़ी स्टोर होती थी, ठीक है। तो कमठना यहाँ से रिलेट करता था। बाकी चंद वंश का जो कर सिस्टम है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इनका प्रशासन है वो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा आप ना इन चंद वंश के प्रशासन हो गया, चाहे वो कर व्यवस्था हो गई, इन पे थोड़ा सा अपनी क्या करना, निगाहें बना के रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन ये भी है कि जो टाउन है उनके आसपास कौन सी नदी बहती है, ये वगैरह, ठीक है। तो अलकनंदा गौचर एक टाउन है, ठीक है, तो उसके सामने कौन सी नदी बहती है, अलकनंदा बहती है। फिर मंदाकिनी सिली, इसको याद रखना, ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, तो वहाँ पर है। फिर गोला तो खानस्यू, ठीक है, खानस्यू नैनीताल में है ये। और पिंडर, ठीक है, नंद केसरी चमोली। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनको आप रट भी लोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगली बार पता नहीं कौन कौन सी जगह पूछ लेता है, बट थोड़ा जो PYQ है उनको तो याद करके चल सकते हैं। अगर माना कहीं पर 2 मिल गए और वहाँ से हमने एलिमिनेशन मेथड से उसको कर लिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी भाई, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वरना इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में यहाँ पर रखना, ठीक है। फिर पाटलिदून, तो ये तो आपको पता ही है, जो अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो कोर एरिया है उसको क्या कहते हैं, पाटलिदून कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है वो कौन से रिवर एसोसिएट है उससे, तो रामगंगा रिवर एसोसिएट है। माला नदी कहाँ पर बहती है, कोटद्वार में बहती है। दाबका नदी कहाँ पर बहती है, नैनीताल में बहती है। सोंग नदी कहाँ पर है, तो देहरादून में है। तो पाटलिदून तो आपको बिल्कुल, ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, है ना। नैनीताल और जो पौड़ी का जो वो एरिया है जहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उसका कोर एरिया है उसको क्या बोलते हैं, पाटलिदून कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो ये अपने पर्वत हैं उनकी जो हाइट है, देखो जैसे नीलकंठ की हाइट कितनी है, 6597 है। सतोपंथ की कितनी है, 7084 है। नंदा घुंगटी की कितनी है, 6309 है। तो उसी के हिसाब से इसका बी ऑप्शन क्या था, सही था, ठीक है। तो थोड़ा आप ना इनको जो परीक्षा वाणी की पूरी चार्ट है उसको थोड़ा एक बार देख लेना, रिविजन कर लेना, ठीक है। उसको यहाँ पर लाने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो एटलीस्ट अभी आज क्या करो, अभी के लिए नीलकंठ की याद कर लो 6597, सतोपंथ की याद कर लो 7084, नंदा घुंगटी की कर लो 6309। तो मतलब जब थोड़ा थोड़ा याद करोगे ना, देखो इसके नंदा घुंगटी की तो एक सिंपल से याद करना कि ये 9 हो है, 6 और 3 9, 6 और 3 9, मतलब सॉरी 6 और 3 9, इधर लास्ट में 9, तो 639 6309, तो नंदा घुंगटी ऐसा हो गई। सतोपंथ 7, ये याद कर लो 7, और पंथ, ठीक है, तो 4 पंथ ऐसे कुछ याद कर लो, तो 7084 हो गया, ठीक है। नीलकंठ, तो नीलकंठ में तो 6597, इनको ऐसे याद करना पड़े। मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रिक से कुछ कुछ उनको याद कर लो जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगी, बाकी तो फिर एग्ज़ाम में ही पता चलेगा, ठीक है।
फिर जो पिथौरागढ़ में गेत्यार त्यौहार है उससे किसके संबंध है, ऑब्वियसली बात है गेत्यार तो सीधे सीधे किससे संबंध हो रहा है, पशुओं की रक्षा से। जरा मुझे खतड़वा पर्व के बारे में डिटेल में बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो 77वां क्वेश्चन है ये जरा बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट से एक क्वेश्चन था कि देखो इस पर्व का आरंभ बिरुड़ पंचमी के साथ होता है तथा समापन गमरा महेसर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। पूर्व कथित विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव जुड़ा है। देखो सुनो क्या होता है, जो सातों आठों त्यौहार है, ठीक है, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि जो बिरुड़ पंचमी होती है ना उसमें क्या होता है, बिरुड़ पंचमी में क्या होता है कि जो पीतल और तांबे के बर्तन है उसमें 7-8 प्रकार के अनाज को भिगाते हैं। जब वो अनाज क्या होता है अंकुरित होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, बिरुड़ कहते हैं। जो अनाज अंकुरित हुआ है उसे ही क्या कहते हैं, बिरुड़ कहते हैं, और उसी को प्रसाद के तरीके से बांट भी देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तथा समापन, देखो ये तो शुरू हो रहा है, फिर समापन में गमरा और महेश्वर। देखो महेश्वर भगवान शिव से संबंधित है और गमरा किससे संबंधित है, पार्वती से संबंधित है। तो जो गमरा है ना, जो गमरा है उसमें क्या होता है, 7 दिन महिलाएं क्या करती हैं, सवा और चने के पौधे लगाकर उनकी जो मूर्ति बनाती हैं, ठीक है, वो किसको डिनोट करती है, तो माता पार्वती को डिनोट करती है। और जो महेश्वर हैं वो किसके डिनोट करते हैं, तो भगवान शिव को डिनोट करते हैं। और जो 8वां दिन होता है, 7 दिन तो किन की सेवा, माता की सेवा, और 8वें दिन में क्या है, भगवान शिव है, ठीक है। और उसके बाद उन मूर्तियों को क्या करते हैं, विसर्जित कर देते हैं, ठीक है। तो वो कौन से उसमें होता है, तो वो सातों आठों उसमें होता है, पर्व में होता है। और जो ये बिरुड़ पंचमी हो गया या गमरा महेश्वर हो गया, ये किससे रिलेटेड है, तो भगवान शिव और पार्वती के दाम्पत्य प्रेम से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत डिटेल में क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन शायद तभी आप कर पाओगे सॉल्व जब आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा क्या होगी, पकड़ होगी। वरना ये कभी ना न्यूज़पेपर में पक्का आया होगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये न्यूज़पेपर में कभी ना कभी आया होगा। और जिसने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो वो ये क्वेश्चन क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, ठीक है। फिर है सोमनाथ मासी मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं। देखो सोमनाथ मासी का मेला क्या है, ठीक है। सोमनाथ मासी का मेला, देखो यहाँ पर बैलों का क्या होता था, क्रय विक्रय होता था, ठीक है, व्यापार होता था। दूसरा इसमें क्या होता था कि जो रामगंगा नदी है उसमें क्या होता था, पत्थर फेंक कर उछाले जाते थे। और जो जैसे आप किसी कहीं पर पत्थर फेंकोगे, ऑब्वियसली बात है उससे जो पानी उछलेगा वो लोगों में गिरेगा, तो वो क्या होता था, शुद्धि का प्रतीक होता था, प्यूरिफिकेशन का प्रतीक होता था, ठीक है, होता है, मतलब अभी भी होता है जो सोमनाथ मासी मेला है, ठीक है, ये हो गया। फिर मेले में सामूहिक रूप से देखो मछली पकड़ने, मौड़ मेला जो जौनसार में होता है, ये अलग चीज़ है, ये फैक्ट अलग है, इसका सही आंसर बी बॉल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पहली रात्रि में मेले को सल्टिया मेला भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सोमनाथ मासी मेला, एक तो ये याद कर लेना कि पत्थर फेंककर उछाले जाते हैं यहाँ पर, और रामगंगा नदी है इससे संबंधित, ठीक है। दूसरा ये याद कर लेना कि सल्टिया मेला इसको शुरू में कहते हैं, और इसमें क्या होता है, बैलों का व्यापार होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा पेशेंसली आपने अगर यहाँ तक देख लिया है इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं भाई, ठीक है। द खस फैमिली लॉ इन द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी हैं, ठीक है। यहाँ पर जो खस जनजाति है ना, खस जनजाति की जो परंपराएं हैं, जो कानून परंपराएं हैं, जो विवाह प्रथाएं हैं, जो सामाजिक संरचना है, और सामाजिक संरचना या विवाह प्रथा में जो बहुपति प्रथा है उसमें डिटेल में क्या करता है, ये जानकारी देता है, ठीक है, जानकारी देती है ये पुस्तक, ठीक है। और कब प्रकाशित की गई थी, तो 1929 में ये प्रकाशित की गई थी ये पुस्तक, और किसकी पुस्तक थी, तो डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी की ये पुस्तक थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1961 है, ठीक है, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961, देखो हुआ क्या था, सेम चीज़ है। 1962 में जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच, भारत चीन के बीच, तो उसके बाद क्या हुआ था कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की अखंडता बनाए रखने के लिए इस कानून को बनाया गया था, ठीक है। और जो इसका सेक्शन 3(1) है ना, ये गृह मंत्रालय को, जो होम मिनिस्ट्री है, उसको ये अधिकार देता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना उसमें नोटिफाइड एरिया को क्या कर दे, घोषित कर दे, जो नोटिफाइड एरियाज हैं उनको घोषित कर दे। ये कौन देता है इसको शक्ति, तो जो गृह मंत्रालय को कौन देता है शक्ति, तो जो ये क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसका जो सेक्शन 3(1) है, ठीक है, ये इनको क्या देता है, होम मिनिस्ट्री को ये शक्ति देता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वहां पर उस क्षेत्र में क्या कर दें, नोटिफाइड एरिया घोषित कर दें, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि जो हमारा जो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले हैं इसको अधिसूचित कब किया गया था इस क्षेत्र को, तो 1974 में किया गया था। और क्यों किया गया था, तो यहाँ पर क्या कर दी गई थी, ILP इनर लाइन परमिट
प्रणाली क्या कर दी गई थी, शुरू कर दी गई थी। अब इनर लाइन परमिट में क्या होता है कि माना कि कोई क्षेत्र है, जैसे पिथौरागढ़ का हो गया या चमोली का हो गया या उत्तरकाशी का, जैसे कोई क्षेत्र क्या आ जाता है, इनर लाइन परमिट में आ जाता है, तो वहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेशी हो, वो वहाँ पर घूमने नहीं जा सकता। मतलब वहाँ पर तभी जा सकता है जब वो स्थानीय प्रशासन से क्या ले ले, एक विशेष अनुमति ले ले, ठीक है, तभी वो वहाँ पर जा सकता है। और स्थानीय प्रशासन भी कौन, डीएम और एसडीएम से परमिशन ले ले, तभी वो क्या कर सकता है, इंटरलाइन परमिट एरिया में क्या कर सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने 40 क्वेश्चन देखे और ये पटवारी के क्वेश्चन थे जो हमने जो कब हुआ था एग्जाम, 21 सितंबर को हुआ था, और बड़े डिटेल में देखे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, और ज़रा मज़ा आया तो ज़रा बताना कि ये लेक्चर आपके लिए लाना है या फिर ये पहले और अंत में इसी लेक्चर को समझूं। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।